अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड मेंटल हेल्थ। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इस बहुत ही ज़रूरी और अहम टॉपिक के ऊपर बात करें। हम सब जब वालिदैन बनते हैं तो हम बच्चों की जिस्मानी सेहत पर तो बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन बच्चों की ज़हनी सेहत पर हमारी तवज्जो अमूमी तौर पर नहीं रहती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 20% बच्चे भी और नौउम्र अफराद भी ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर नाज़िश इमरान लाहौर से मौजूद होंगी और हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर साहिबा से थोड़ी सी बातचीत करके जानने की कोशिश करें चाइल्ड मेंटल हेल्थ के हवाले से। जहाँ तक बात करें हम डॉक्टर प्रोफेसर नाज़िश इमरान की, तो प्रोफेसर नाज़िश इमरान FRCP और MRCP साइकियाट्री लंदन से मुकम्मल कर चुकी हैं और इस वक्त डॉक्टर नाज़िश इमरान चाइल्ड कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा एडोलसेंट साइकियाट्रिस्ट भी हैं। डॉक्टर नाज़िश इमरान हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली साइकियाट्रिस्ट किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी एंड मेयो हॉस्पिटल लाहौर भी हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर साहिबा की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की ज़हनी सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जी, डॉक्टर नाज़िश को आज हमने अपने स्टूडियोज़ में लाहौर से मदऊ किया है और डॉक्टर नाज़िश आपसे सवालात का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि आज हमने टॉपिक रखा हुआ है चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। तो डॉक्टर नाज़िश, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि बच्चों में अमूमी तौर पर जो बीमारियां होती हैं वो किस किस्म के ज़हनी मसाइल का शिकार होते हैं बच्चे छोटी उम्र में, अगर आप बताना चाहें तो। बच्चों की डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आमतौर पे ज़हनी कमजोरी कहा जाता है। पढ़ाई में जिस तरह से सही नहीं कर पाते, इस तरह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक और डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है। टेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ये तो कुछ बच्चों की डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़हनी मसले जो नज़र आते हैं। इसके अलावा कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये ज़हनी मसले नज़र आते हैं। साथ ही साथ कुछ और बिहेवियर के प्रॉब्लम्स जिनमें हम कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर है, उसमें ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है। आमतौर पे जिस तरह से बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं और एक्सट्रीम हद तक उनमें बिहेवियर के प्रॉब्लम्स जो कि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को असरअंदाज हो सकते हैं, तो इस तरह के कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं। साथ ही साथ जो एडल्ट्स में कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, मसलन स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर इलनेस है, अक्सर इन बीमारियों का आगाज़ भी एडोलेसेंस में हो सकता है, 15-16 साल की एज में। तो जो ज़्यादा सीरियस ज़हनी मसले बड़ों के हैं उनमें से भी 50% जो एडल्ट मेंटल इलनेसेस हैं वो यंग एज में स्टार्ट होती है। सही। तो डॉक्टर नाज़िश, अमूमी तौर पर क्या वजूहात ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं कि कम उम्र लोगों में ज़हनी बीमारियां या ज़हनी मसाइल का वो शिकार हो जाते हैं? कुछ वजूहात जो बताना चाहें हमारी ऑडियंस को आप? बहुत सी वजूहात हैं जिसमें बच्चों के ज़हनी मसाइल के हवाले से एक तो ये कि जेनेटिक रिस्क जो है, वी नो कि अगर फैमिली हिस्ट्री साइकियाट्रिक इलनेस की है तो उससे बच्चों में आगे ज़हनी मसलों का रिस्क बढ़ सकता है। फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ या जेनेटिक के साथ साथ कुछ मसले जो हैं पैदाइश के टाइम पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, मदर की तबीयत ठीक ना हो, बच्चा पैदाइश के बाद रोए ना फ़ौरन, ऑक्सीजन की कमी किसी वजह से हो जाए, तो इन तमाम की वजह से भी कुछ ज़हनी मसलों का रिस्क बढ़ सकता है। अलबत्ता इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ फैक्टर्स, मसलन घर का माहौल, लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अगर फैमिलीज़ में हो, स्कूल से रिलेटेड जो है प्रेशर या स्कूल में बुलिंग, इस तरह की चीज़ें, या बाज़ औक़ात बच्चे अगर ऐसे एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहे हैं या ऐसे मुल्कों में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस है या वॉर वगैरह की सिचुएशंस है, तो उनमें भी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो कुछ ज़हनी मसाइल के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ कॉमन वजूहात हैं।
सही। अच्छा डॉक्टर नाज़िश, अभी आपने शुरू में भी डिस्कस किया कि बच्चों में अमूमन ऑटिज़्म एक ऐसी बीमारी है कि वो भी हम अक्सर सुनने में हमारे आता है और हम देख भी रहे हैं कि अब इसमें बहुत इजाफा भी हो रहा है। तो डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि बेसिकली पहले तो ये थोड़ा-सा बताइएगा कि ऑटिज़्म है क्या? और वालिदैन जो हैं वो किस तरीके से बच्चों पे नज़र रख सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका बच्चा कहीं ऑटिस्टिक तो नहीं हो रहा या है? पूरी दुनिया में ही अनफॉर्चुनेटली इसकी शरह में बतदरीज इजाफा होता है। हुँ, इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो कंपेयर टू फ्यू इयर्स अगो अब हम क्लिनिकल सेटिंग्स में ऑटिज्म की शरह में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा देख रहे हैं। हुँ, ऑटिज्म की आमतौर पे जो अलामात हैं वो शुरू के 3 सालों में नज़र आ जाती हैं और सही। ऑटिज्म की डायग्नोसिस आमतौर पे 3 इयर्स के बाद कंफर्म की जा सकती है। हुँ, जो कॉमन अलामात होती हैं जो कि पेरेंट्स अक्सर जिसकी वजह से प्रेजेंट करते हैं, एक तो ये कि बच्चा की स्पीच डिले, बाज़ औक़ात जिस तरह से 18 महीने 2 साल पे पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि बच्चे ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया, तो क्वाइट ऑफन अक्सर पेरेंट्स इस वजह से कंसल्ट करते हैं। तो सही। बोलने के साथ साथ जो इन बच्चों में कुछ और अलामात होती हैं कि बोलने में कमी हो सकती है, बच्चे बोलना शुरू नहीं करते या जिस स्पीड से नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से बच्चे की स्पीच की डेवलपमेंट नहीं चल रही होती। सही। लेकिन साथ ही साथ साथ जिस तरह से जब हम फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, गर्दन इस तरह से करके हाँ या ना, बॉडी के जरिए अपनी बात बच्चे कम्युनिकेट करते हैं, तो ये बच्चे वर्बली भी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उस तरह से नहीं कर रहे होते। सही। इसके अलावा कुछ और जो बहुत कॉमन अलामात होती हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा होता, बच्चा अलग थलग रहना पसंद करता है, जिस तरह बच्चे मिल के खेलना या इंगेज होते हैं, तो ये बच्चे पसंद नहीं करते लोगों से, बच्चों से मिलना जुलना और अलग थलग खेलना पसंद करते हैं। सही। कुछ और जो कॉमन अलामात इन बच्चों में आती हैं, बाज़ औक़ात इनका किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से एबनॉर्मल हद तक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। नई चीज़ें, नए जगहों में या रूटीन चेंज हो तो अक्सर ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सेमनेस को पसंद करते हैं। बिल्कुल इस सही। तरह से कुछ बच्चों में सेंसरी इश्यूज लाइक डे टू डे जो साउंड्स होती हैं, मसलन वॉशिंग मशीन चल रही है या घर में कुकर है, तो इस तरह की डे टू डे साउंड से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत चीखना चिल्लाना, परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ सेंसरी इश्यूज भी, ये कुछ अलामात उस तरह की हैं जो कि माँ बाप शुरू में नोटिस करते हैं स्पीच का, और स्पेशली बच्चों से मिलना जुलना नहीं और अपने नाम को रिस्पॉन्ड ना करना कॉमन अलामात हैं जो कि अगर किसी बच्चे में नज़र आएँ तो पेरेंट्स को या फैमिली को चाहिए कि एक दफ़ा प्रोफेशनल से कंसल्ट ज़रूर करें। सही। अच्छा डॉक्टर नाज़िश, हम बड़े लोगों में या अमूमन जो अडल्ट्स होते हैं उसमें तो हम एक कॉमन देखते हैं और सुनने में आता है कि डिप्रेशन है। क्या बच्चों में भी डिप्रेशन होता है और अगर होता है तो फिर उसकी क्या वजूहात होती हैं? जी, वक्त के साथ साथ हम देखते जा रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। बाज़ औक़ात स्ट्रेस इस हद तक बढ़ जाता है कि क्लिनिकल डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो बच्चों में जो है वो हमें मिलता है, और इस हद तक बाज़ औक़ात कुछ बच्चे इतने सीवियरली डिप्रेस भी हो जाते हैं कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि बच्चों में और यंग लोगों में नहीं होता, बल्कि इसमें भी हम इंक्रीज ही देख रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, ज़्यादातर जैसे ये है कि जो मैंने आपसे कहा था कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो किसी में, पेरेंट्स में, और ख़ास तौर पे अगर मदर में डिप्रेशन की हिस्ट्री हो तो उससे बच्चों में इमोशनल प्रॉब्लम्स का रिस्क, या फैमिली में साइकियाट्रिक हिस्ट्री होने की वजह से कुछ बच्चे वल्नरेबल होते हैं कि डिप्रेशन उनमें होने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस कोई भी किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाए
फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो, इस तरह से स्कूल में बुलिंग वगैरह हो रही हो, या एकेडमिक प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हो, या कोई लाइफ में और एडवर्स इवेंट ऐसा लाइक अब्यूज़ वगैरह के केसेस जो होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके विक्टिम्स में भी डिप्रेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि कोई ना कोई लाइफ में इवेंट हो तो उसके बाद ही डिप्रेशन होती है। जिस तरह से जो है वो किसी को भी शुगर का मसला हो सकता है, और बचपन में भी शुगर का मसला होता है, डायबिटीज़ हो सकती है। इसी तरह से बाकी बीमारियों की तरह कुछ बच्चों में कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर हमें नहीं मिलता, कोई वजह समझ नहीं आती, लेकिन बाकी बीमारियों की तरह से बच्चों में, एडोलेसेंस में भी डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर नाज़िश, क्या बच्चों का जो माहौल है, जैसे कि स्पेशली अगर हम स्कूल्स की बात करें, अभी आपने भी ये बात कही थी, तो क्या स्कूलों में भी फ़र्क पड़ता है बच्चों की ज़हनी सेहत पर, या आपको लगता है कि शायद बहुत दफ़ा हमारे शायद स्कूल्स में या हमारा जो एकेडमिक सिलसिला है उसमें शायद बच्चों की ज़हनी सेहत पर तवज्जो ऐसे दी नहीं जाती? देखिए, स्कूल तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हुँ, इसलिए स्कूल का माहौल, टीचर्स का रवैया, हुँ, स्कूल के एटमॉस्फेयर, ये तमाम चीज़ें बच्चों की ज़हनी सेहत पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सही। सकती हैं। तो अगर एक स्कूल जो है वो बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स में हुँ, पार्टिसिपेशन है, कॉम्पिटिशन्स हैं, तो इन सब चीज़ों के ज़रिए आप बच्चों को लाइफ स्किल सिखा रहे होते हैं। जी। मिलजुल के काम करना, हार जीत को एक्सपीरियंस करना, ये हुँ, तमाम स्किल्स वो हैं जो कि बच्चों की इमोशंस को रेगुलेशन में मदद देते हैं। जी। अगर स्कूल में सिर्फ एकेडमिक पे ही फोकस होगा, और जिस तरह आपने कहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक तरह से नंबर्स गेम चल रही होती जी। है। अगर कोई फ्री पीरियड्स होते भी हैं तो उनमें टेस्ट, और हमारा बहुत ज़्यादा फोकस पेरेंट्स का भी और स्कूल का भी एकेडमिक अचीवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा होता है। जी। सिमिलरली अक्सर स्कूल्स के पास बिल्डिंग्स भी बहुत छोटी हैं, तो ग्राउंड्स और खेलने वगैरह की जगह ही नहीं है। तो हुँ, ये तमाम चीज़ें बच्चे की इमोशनल और सोशल वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सही। साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट भी अगर आप देखें तो कुछ स्कूलों में अभी भी जो है वो पनिशमेंट या फिजिकल पनिशमेंट जो है वो हमें अक्सर सुनने में भी आता है, अक्सर पता भी चलता है। तो अगर टीचर्स रोल मॉडल ना हो, अगर टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्श एटीट्यूड उनका हो, बच्चे हुँ, सपोर्टेड फील ना करें, और स्कूल की पॉलिसीज ना हो, बुलिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ें, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स हो स्कूल्स में, तो ज़ाहिर बात है उससे बच्चों की जो है ओवरऑल वेलबींग, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, वो अफेक्ट हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर नाज़िश, यहाँ बस एक क्वेश्चन आपसे मैं और करूँगी, जो बहुत ही मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, चाहे वो बच्चे टेलीविज़न पे वीडियो गेम्स देखें या आजकल तो मोबाइल हर बच्चे के हाथ में होता है, उसका कितना असर पड़ता है बच्चों की ज़हनी सेहत पर? देखिए, टाइम जो है वो बैलेंस में हो तो नुकसान नहीं है। हर चीज़ की भी चीज़ है, उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जी। स्क्रीन्स को बहुत अच्छे पर्पस के लिए, पढ़ाई के लिए भी यूज़ किया जा हुँ, सकता है। उससे बच्चे लर्न करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और प्रीमेच्योर स्क्रीन टाइम का बच्चों की ज़हनी सेहत पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने में आ हुँ, रहा है। और अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से स्क्रीन टाइम बड़ों का भी और बच्चों का भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। जो चीज़ रिसर्च से साबित हुई है कि बहुत छोटी एज में, लाइक साल से पहले अगर बच्चों को स्क्रीन, चाहे वो आईपैड है चाहे मोबाइल है, वो उसका एक्सपोजर अगर दिया जाए तो उससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों के सोशल स्किल्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। फिर सही। बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल छोटी एज में बच्चों की अटेंशन और कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है, जिससे बच्चों की आगे एकेडमिक परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह बिल्कुल से सही। एडोलेसेंस एज में स्क्रीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल डायरेक्टली बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी को वर्स कर सकता है। नींद के प्रॉब्लम, बच्चे स्क्रीन्स पे जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक, रात तक उनकी जी। स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और स्लीप डिस्टर्बेंस डायरेक्टली बच्चों की इमोशनल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट हुँ, करती है। साथ ही साथ सही। एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी जी, कि जी। स्क्रीन से इनएप्रोप्रिएट एक्सपोज़र
भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड अब्यूज़ और इस तरह की चीज़ें, साइबर बुलिंग, तो ये तमाम चीज़ें भी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के साथ इनका रिस्क बढ़ जाता है, जो कि अगेन नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर नाज़िश, क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश की कि अपने सेशन में बच्चों के मसाइल को थोड़ा बहुत डिस्कस करके लोगों को आसानी से समझा सकें, क्या बच्चों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल, क्योंकि आप ज़ाहिर है साइकियाट्रिस्ट हैं, तो आप सबसे बेहतर जवाब दे सकती हैं कि बच्चों को जब इस किस्म के मसाइल होते हैं तो एक तो उन मसाइल से निकला कैसे जाए, ये वालिदैन को मैं चाहूँगी कि आप मैसेज ज़रूर दें प्रोग्राम के एंड में। और इन मसाइल को हल करने में क्या बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई बच्चा वाकई डिप्रेशन या किसी जहनी मसले का शिकार है? जितने भी मेजॉरिटी बच्चों के ज़हनी मसाइल हैं, उनमें दवाइयों का रोल बहुत लिमिटेड है। मेजॉरिटी में साइकोलॉजिकल वर्क, जिसमें अक्सर हमें पेरेंट्स के साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है कि किस तरह से वो बच्चे को गाइड कर सकते हैं, बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो पेरेंटिंग है, इसी तरह से फैमिली थेरेपी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है। बहुत सी सिचुएशंस में स्कूल के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बच्चों की ज़हनी सेहत के मसलों में मदद करती है। इसी तरह से थोड़े से बच्चे बड़े हों तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एक टॉकिंग ट्रीटमेंट है स्पेसिफिक, तो उसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ज़्यादातर मसलों में साइकोलॉजिकल थेरेपीज इस्तेमाल होती है। कुछ सिचुएशंस अलबत्ता ज़रूर ऐसी हैं जहाँ पे अगर मसले की शिद्दत बहुत, मसला शदीद नौयत का हो या मसला इस हद तक सिवियर हो कि सिर्फ साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो बच्चे की परफॉर्मेंस या उसकी फंक्शनिंग को बेहतर ना कर सके। मसलन सिवियर डिप्रेशन है जिसमें सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, मसलन साइकोटिक एपिसोड जिसमें बच्चे को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, या जिस तरह मैंने कहा कि कुछ बड़ों के जो बचपन में शुरू होते हैं, एडोलेसेंस में मेनिया वगैरह हो, तो उन कुछ मसाइल में, या बहुत एक्सट्रीम सिवियर एंजाइटी हो जो कि साइकोलॉजिकल थेरेपी से बेहतर नहीं हो रही, तो उसमें थेरेपी के साथ साथ बाज़ औक़ात दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और किया जाता है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िश कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी ऑडियंस को इन तमाम मालूमाती बातों से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िश, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद आप तक बढ़ती हुई बीमारियों के मुताबिक आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो हमें अपना फ़ीडबैक और अपनी सजेशंस देना ना भूलिएगा। हमारे फेसबुक के पेज पर भी और हमारे यूट्यूब के पेज पर भी हमें इंतज़ार रहता है आपकी सजेशंस का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह एक बार फिर किसी और ज़बरदस्त से प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। स्टे सेफ। फ़ी अमान अल्लाह।